गाइस, क्या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं? क्या आप फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है? या फिर आपके पास कुछ ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं एंड आप फाइनेंसेस सीखना चाहते हैं? तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज मैंने बात करी है विद जॉन्टी कृष्णानी, जो कि अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस रन करते हैं जिसका नाम है बिंज मीडिया। एंड उनसे मैंने बात करी कि कैसे उन्होंने लोगों को हायर किया स्टार्टिंग में, कैसे क्लाइंट्स ढूंढे एंड कैसे अपने बिजनेस को स्केल किया। साथ ही साथ उन्होंने फाइनेंसेस के ऊपर भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कैसे हमें स्टॉक मार्केट्स में एंटर करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये आपके लिए, बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। सबसे पहले आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दो ऑडियंस के लिए। हाँ, तो मेरा नाम जॉन्टी कृष्णानी है। मैं बेसिकली दो कंपनियां हैं मेरी। एक का नाम है बिंज मीडिया, जो हेल्प करती है यूट्यूबर्स को उनकी एडिटिंग के लिए, शूट के लिए, और ब्रांड्स को भी हेल्प करती है फॉर द सेम थिंग्स। और एक है वेब दुनिया, जिसमें हम लोग ऑफलाइन स्टोर्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो बिंज मीडिया कंपनी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कि मैंने एडिटिंग करनी चालू की थी इन माई 8th क्लास। पर मतलब वो मैं ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस बनाता था। क्या है कि मेरे को टेक का बहुत शौक था और गेमिंग का भी था। तो मैंने टेक एंड गेमिंग चैनल बनाया था उस समय। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो चुके थे तब तक, पर जियो रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो नेट बहुत महंगा पड़ता था। हम्म। तो 2 या 3 महीने मैंने यूट्यूब किया। और तब तो ऐसा कुछ था नहीं कि इंडिया में ऐसे फॉलोइंग हो जिसमें हम जिसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तब तो कोई गेमिंग देखता भी नहीं था। टेक देखते थे, पर उसके लिए आपके पास नए नए गैजेट्स होने चाहिए। वो आप खरीद नहीं सकते, इतने महंगे रहते। तब तो फोन्स भी काफ़ी महंगे रहते थे। तो तब वो छोड़ दिया। फिर एक बार क्या हुआ कि हम लोग ट्रिप पे गए थे जोधपुर। तो तब हम लोग को ऐसे ही हुआ कि यार कौन एडिट करेगा। तो मैं सोचा यार ठीक है यार, मैं एडिट कर लेता हूँ। मैंने पहले एक बार किया हुआ है। तो मेरे को लगभग 1 महीना लगा था उसको एडिट करने में। पर जब वो मैंने एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पे पब्लिश किया था, तो वो मणिपाल जयपुर का सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो, वो बड़ी बात थी मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब जाना मेरे को मीडिया इंडस्ट्री में ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा एडिट करता। तो मैंने सोचा यार अब इसमें घुसे कैसे, कनेक्शन से ही होता है ये तो पूरा। तो मैं सोचा यार यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं जो ग्रोइंग स्टेज में जाएगी, हम्म। उसमें अपने को भली वो लोग पैसे नहीं देंगे, पर एक्सपीरियंस बहुत मिल जाएगा। तो उस समय वेदांत रस्टी करके एक चैनल था। तो वो समथिंग अराउंड 20 या 25 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे था। तो मैंने उसको मेल किया और इंस्टाग्राम पे डीएम पे किया था कि मेरे को आपके साथ काम करना है, और मनी इज़ नॉट द फैक्टर, मेरे को बस एक्सपीरियंस के लिए काम करना है। तो मैं उनकी टीम में गया और फिर काफ़ी अच्छे से रहा था हमारा। तो उनके थ्रू मेरे कनेक्शंस बने कि मतलब एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है ना मेरे पास कि कि आपने मैंने एक उनके यूट्यूबर के साथ साथ काम कर किया, रखा तो है। दूसरों को लॉयल्टी हो जाती है कि हम्म। चलो ठीक है, जेन्युइन आदमी है। हम्म। तो उसके थ्रू फिर मेरे को लगा कि यार अब ठीक है यार, रस्टी के लिए तो कर लिया, पर अब हमेशा के लिए तो फ्री में तो कैसे ही चलेगा काम। खुद का तो कुछ ना कुछ तो चालू करना ही पड़ेगा। तो मैंने बिंज मीडिया चालू कर लिया। अब बिंज मीडिया चालू तो कर दिया, अब लोग कैसे आएंगे उसमें। ये तो आपने मैंने कब किया था सोचा यार चालू? कि किस टाइम की बात है? ये ये लगभग 2 साल हो गए इसको। 2 साल हो मतलब गए। वही आपका कोविड का शुरुआत वाला पार्ट ले लो तो हम्म। 1.5 ईयर हुआ होगा शायद, या हम्म। 2 साल। तो तो तब हम लोग ने चालू किया, और तब सिर्फ मैं था, मेरा कोई दोस्त वोस्त कुछ भी नहीं था। तो तब मैंने कोल्ड ईमेलिंग करनी चालू कर दी। पर एक मेरे को चीज रहती थी कि मेरे को इससे परमानेंट क्लाइंट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मेरी पर्सनल कुछ भी पता नहीं है लोगों को कि मैं हम्म। कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या है मेरी कंपनी। तो उसके लिए मैंने अपना एक पॉडकास्ट चालू किया था, कि अच्छा। जिसमें मैं जो अभी मेरा करंट नेटवर्क है, उस नेटवर्क से मैं औरों तक कैसे पहुंचूं और हम्म। दूसरों को कैसे बताऊं कि मैं जेन्युइन हूं। तो मैंने पॉडकास्ट चालू किया, उसमें गेस्ट लाए। तो फिर कल को जब मैं कोल्ड ईमेल करता था अपने बिंज मीडिया के लिए, तो मेरे पास होता था कि भाई मैंने मेरे ये पॉडकास्ट भी। हम्म। और ज्यादातर तो ऐसा ही होता था कि जो मेरे पॉडकास्ट के गेस्ट होते थे, वही बिंज मीडिया के भी फिर कस्टमर्स बन जाते क्लाइंट्स थे। बन जाते थे। तो वो भी मेरे लिए एक पॉजिटिव रहता था। तो ऐसे ही चालू हुआ कुछ। हम्म। तो फिर आपने उसके लिए हायरिंग कैसे की थी? मतलब आपका फर्स्ट पार्टनर कौन था? हाँ, तो शुरू में तो मैं ही था। हम्म। फिर हम लोग को जितने भी मेंबर मतलब कस्टमर्स मिले, वो काफी टेम्पररी बेसिस पे थे। तो मेरे को ये समझ में आया कि ऐसे स्केलिंग नहीं होती। पर मेरे को हायरिंग करते भी नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि अपने दोस्तों से मांगा कि यार किसको एडिटिंग आती है, और मैंने कंपनी चालू की है, तो इसमें आप भी आ जाओ। तो 2 जने थे मेरे दोस्त थे, सेम कॉलेज के नहीं थे, मतलब घर के आसपास के थे। हम्म।
तो उन लोगों को अपनी टीम में लाया, और फिर उसके बाद वापस कोल्ड ईमेलिंग करनी चालू की। तब तक मेरा पॉडकास्ट में कुछ एपिसोड डल चुके थे, और धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी रहती है तो सब्सक्राइबर्स भी आने लगते हैं, और व्यूज मेरे काफी अच्छे आते थे। तो उससे फिर मेरे दोस्त आए, फिर मेरे को 2-3 क्लाइंट्स मिले, यूट्यूबर्स मिले, और फिर उसके बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्रांड आया था। तो वो ब्रांड आया तो उसके लिए क्या था कि मेरे को मिनिमम 5 जने तो चाहिए ही थे। तो अच्छा। तो तब मेरे को ये समझ में आया कि यार मेरे को अभी तो ठीक है, दोस्तों से काम चल रहा है, पर मेरे को इवेंचुअली हायर करना ही पड़ेगा। हम्म। और हमारा ऐसा था कि हम लोग इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे थे कि हम हायरिंग के स्टेज पे जा सकते हैं। तो मैंने तब, मेरे को याद है कि मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया था लोगों को कि कौन अच्छे एडिटर्स हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, इंडिया के ऑब्वियसली। हम्म। तो उनको मैं ले आऊँ, और फिर मैं उन लोगों को पर्सनली डीएम किया था कि मेरे को ज़रूरत है, मेरा ये प्रोडक्शन हाउस है, मेरा ये पॉडकास्ट है फॉर रेफरेंस, और मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, पर कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिसको आप फुलफिल कर दो, तो उसके हिसाब से मैं आपको हायर कर लूँगा। क्राइटेरियाज जैसे क्या कहते हैं? क्राइटेरिया जैसे कुछ मैं उनको डेमो वीडियो दिया था एडिट करने के लिए, तो वो था। फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी। फिर वो था कि एक फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि बहुत मतलब ऐसी बात है, अगर कोई अभी फ्रीलांसर देख रहा है तो इसे ज़रूर ध्यान रखे कि आपको अपने कस्टमर को ना लूटना नहीं होता है। जो आपको उसकी सर्विस की जो बिल्कुल परफेक्ट आपको वैल्यू है, या आपका जो टाइम लग रहा है ना, उस हिसाब से ही आपको चार्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जो आपकी चीज़ 100 रुपये में हो रही है, वो उसके लिए आप जबरदस्ती 500 रुपये यूज करो। क्योंकि जो आपका कस्टमर है, वो अभी आपको 500 इसलिए दे सकता है क्योंकि वो उस बिजनेस से अभी 500 कमा रहा है। पर कल को वो अगर 500 नहीं कमा पाएगा ना, मतलब आपके जितना नहीं कमा पाएगा वो, और उसका थोड़ा सा भी कम होगा, तो आप सबसे पहले होगे जिसको वो फायर करेगा या अपने से हटाएगा, और वो उसको ढूंढेगा जो उसका 50 में काम कर ले, 100 के बजाय। तो ये चीज़ वो ध्यान रखनी पड़ती है। तो उस समय हायरिंग के समय हमने यही देखा था कि क्या आप पैसे के प्रति जाते हो या आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पहले मंथ में एज ए इंटर्न नहीं रखा जाएगा, सेकेंड मंथ से आपको फुल टाइम पेमेंट मिलनी चालू होगी। तो फिर हम लोग को फर्स्ट मंथ के इंटर्नशिप में भी पता। आपने ऐसे फुल टाइम एम्प्लॉयज ऐसे रखे थे या फिर फ्रीलांसर्स ही थे एक मंथ के बाद उस भी? समय तो क्या था कि एक मंथ का तो आपकी इंटर्नशिप हो गई। हम्म। तो जैसे हम लोग ने 7 जने तब हायर किए थे, उनमें से सब हम लोग ने 3 जने फिर फुल टाइम के लिए रख दिए। फिर हमारा एक हायरिंग सेशन अभी 1 महीने पहले भी हुआ था, तो उसमें भी 5 जने हम लोग ने और ऐड किए, मतलब फुल टाइम। हम्म। तो अभी करेंटली हमारे पास 10 लोग हैं जो फुल टाइम वाह। काम कर। सो उसमें जो आपने टीम हायर करी, तो इसमें मुझे ये लगता है कि हम्म, जैसे मैंने भी कुछ एडिटर्स के बीच में हायर करने की कोशिश की थी, तो उसमें हम्म, यूट्यूब की जो एडिटिंग होती है वो शायद थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी नॉर्मल एडिटिंग से, अच्छा। क्योंकि इसमें आपको पेस का हम्म, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, और वही सोशल हम्म, मीडिया है, इसमें तो मीम्स और ऐसे मसाला डालना पड़ता है। तो ये चीज़ आपने हम्म, कैसे, ये आपने लोगों में कैसे जज करी या फिर उनको कैसे सिखाई? जी। तो जब मैं रस्टी के साथ काम कर रहा था ना, तो पहले मेरे को भी नहीं आता था बेसिकली। क्या हम्म। है कि मैं उस समय बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक के पीछे प्रति जाता हम्म। था। पर सिनेमैटिक आपको कुछ भी नहीं चाहिए यूट्यूब में। आपको बेसिक सी स्टोरी टेलिंग चाहिए, हम्म। जिसको बहुत अच्छे से कन्वे किया जाए ऑडियंस को। तो मैंने उस चीज़ से सीखी थी। तो मैं वही ट्राई करता था कि जितना भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, हाँ। तो उस एडिटर को वो चीज़ ट्रांसफ़र की जाए उसके पहले 1 महीने में, और फिर वो किस हिसाब से उसको अडॉप्ट कर रहा है। हम्म। क्योंकि क्या है कि फर्स्ट मंथ की इंटर्नशिप में आपको कुछ भी क्लाइंट वर्क नहीं मिलता है ऐसा, बिल्कुल वो लास्ट में मिलता है। तो हम लोग हम्म। क्या करते हैं कि समझो आप एक यूट्यूबर हो और आप मेरे क्लाइंट हो, और आपने जो मेरे को वीडियो दिया है, तो वो मेरा फुल टाइम यूट्यूबर तो जो मेरा एम्प्लॉय है वो तो काम करेगा ही उस पर, साथ ही साथ जो इंटर्न है ना, वो भी उसके हाँ। साथ काम करेगा। तो इसकी ओके। अलग वीडियो होगी और इसकी अलग वीडियो होगी। हम्म। तो इन दोनों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसको समझ में, इंटर्न को ये समझ में आ जाएगा कि फुल टाइम एम्प्लॉय कैसे कर रहा है, हम्म। वो उससे सीखता रहेगा। तो हम्म। ऐसे क्या है कि मेरे को हर एक चीज़ नहीं सिखानी पड़ती। जो हाँ। शुरुआती वाली हायरिंग थी उसमें मेरे को सिखानी पड़ी थी, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। हम्म। पर फिर अब मेरे को नहीं सिखानी पड़ती। मतलब एंड में वो जो इंटर्न है वो उस दूसरे एम्प्लॉय की आउटपुट देख के समझ जाएगा कि अच्छा मेरे को इस तरीके से एडिट करनी हाँ, है। क्योंकि ये खुद की एडिट करेगा और ये खुद की एडिट करेगा, हाँ। तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि ये उस पॉइंट तक कैसे जा रहा है
और मेरे को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीजें मैं ऐड करना भूल जाता हूँ। तो बाकी जो भी आपकी टीम है वो तो शायद ऑफलाइन तो कोई नहीं होगी, सब ऑनलाइन ही आप कर रहे होंगे मैनेज। हाँ, अभी ऑनलाइन है। हम्म। क्या है कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, हम्म। तो जब तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हो जाता तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे ऑफलाइन हाँ ट्रिप्स। हाँ हाँ। तो मेरा प्लान वही है कि धीरे धीरे इतना कर लेना है कि इवेंचुअली जब मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं अपना एक स्टूडियो खरीद सकूँ और सब कुछ, तो हम्म। ताकि मैं उन सबको ऑफलाइन ले आऊँ। तो जो ऑनलाइन आप कैसे वर्क मैनेज करते हो? वीडियो एडिटिंग की तो काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स होती होंगी और कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी रहता होगा, तो ये कैसे मैनेज हो पाता है? तो ये पूरा नोशन एक ऐप है, हम्म। उसमें बहुत आराम से ये मैनेज हो जाता है। अच्छा। और बाकी फाइल शेयरिंग वगैरह वो सब ऐसी क्लाउड हाँ, सर्विसेज? क्योंकि हमारे, हाँ, क्लाउड पे हमारे रहती ही है। हम्म। जैसे जो क्लाइंट का आएगा उससे हमारे क्लाउड पे वो चली जाएगी। जो हमारे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है गूगल की, तो उसमें चली जाती है वो, और फिर उससे डायरेक्टली वो एक्सेस कर लेते हैं। और और अगर ऐसे खास किसी बात ये रहती है कि वो फुल टाइम वाले से हम तीनों, जो मतलब मैं हूँ और जो मेरे दो दोस्त हैं, उनके पास वो फाइल आती है, वो एक बार रिव्यू करते हैं उसे। हम्म। अगर वो सारे क्राइटेरियाज मैच करती है जो यूट्यूबर को चाहिए, उसके हम्म। बाद ही वो यूट्यूबर को फॉरवर्ड की जाती है। ऐसा ओके। नहीं होता है कि वो फुल टाइम वाले के पास आएगी और डायरेक्ट हम्म। यूट्यूबर तक चल जाए। उसके बीच में एक गैप हम लोग ने अभी इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि यूट्यूबर को वही चीज मिले जो वो चाहता हम्म। है। कि एक एडिटर को लगता है कि ठीक है यार, इतना कर दिया, ये छोड़, जब आप उसको बोलोगे करेक्शंस के लिए तो वो कर देता है। तो हम्म। उसके लिए आपको एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए रहता हाँ। है, तो उसके लिए वो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं और फिर वो चेंजेस होके फिर मिलता है, ताकि मिनिमल चेंजेस हो यूट्यूबर की तरफ से। तो इसमें जैसे ये जो क्रिएटिव काम रहता है सारा वीडियो एडिटिंग का या फिर ये सब है तो बहुत कंटिन्यूस होता है। जैसे मतलब ऐसे हम्म। फॉर एग्जांपल एक एडिटर दिन में कितनी वीडियो जनरेट करता होगा एवरेज बेसिस पे? दिन में एज एन कि एक से दो तो करते ही हैं। हाँ, दो और करते अगर होंगे। कोई, मतलब अगर कोई मेजर ब्रांड आया हुआ है हमारे पास हम्म। जिसको अलग से वीडियो चाहिए, तो उसमें हमको 3 से 5 जने तो चाहिए ही रहते हैं सिर्फ उसके एडिट के ऊपर। लिए। या शूट के लिए अलग से कोई ऑफलाइन अगर हो तो चले हम्म। जाते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या होता है कि वो 3 से 5 जने वो वाला तो काम कर ही रहे होते हैं, और हम्म। 2 जने मिलके एक वीडियो एडिट यूट्यूबर वाला कर लेते हैं। वो उस पे लग जाते तो हैं। उससे क्या है कि उन 4-5 दिनों के लिए हमारा वैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है वो वाला काम। हम्म। तो ब्रांड्स का इसलिए हम लोग बहुत लिमिटेड काम ही लेते हैं, हम्म। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्रिएटिव आउटपुट दे पाएँ, हम्म। और मतलब जो भी काम हो वो हमारा बेस्ट दे पाए। ऐसा ना हो कि हम लोग ने कोई भी ब्रांड ले लिया जिसका मतलब हमारे क्राइटेरिया मैच नहीं करते और ब्रांड के लिए, और उसके कारण हम लोग अपने यूट्यूबर्स को दिक्कत लेंगे। हम्म। तो वैसे मैं देखता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को संडे को भी एडिट करवा देते हो, रात को मैं देता हूँ तब भी आप एडिट करवा देते हो। तो ये कैसे हो पाता है? लोग क्या 24/7 काम कर क्योंकि रहे हैं? हमारी 10 जनों की टीम है ना, तो हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो काम है सिर्फ एक ही एडिटर के पास है। और क्या है कि अभी करेंटली हमारे पास कोई इंटर्न नहीं है, सारे फुल टाइम हो चुके हैं। हम्म। तो अगर एक आदमी बिजी है किसी प्रोजेक्ट में, जैसे आपका वीडियो जैसे ही तुरंत पहला वाला खत्म हुआ, तो वो दूसरा आदमी जो भी दूसरे यूट्यूबर का आया होता है जिसका वो पहले कोई एडिट कर चुका है, हम्म। तो वो उसको पास ऑन हो जाता है, वो उस पर काम चालू कर देता है। तो फिर अगर आपका आधे घंटे बाद दूसरा वाला कोई यूट्यूब का शेयर लिंक करोगे आप, हम्म। तो वो फिर किसी और एडिटर के पास चला जाएगा। तो ओके। ऐसे क्या है कि हम लोग 24/7 काम करते रहते हैं। तो नहीं, 24/7 तो ठीक है बट स्टिल कैसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि संडे को भी काम होता है? हाँ, एम्प्लॉयज संडे को भी काम होता है, तो कैसे पे मतलब भी उसी लोग? हिसाब से मिलती है ना। अच्छा। okay, समझ रहा हाँ। हूँ। बट ये शायद चीज परमानेंट नहीं है ना, लेकिन कभी ना कभी जब आगे लोगों की फैमिली वगैरह होती है या वो होता है जब, अभी तो क्या है अभी थोड़े हम यंग हैं, अभी तो 20s में रहता हम्म। है कि यार जितना 24 घंटे जितना सातों दिन काम करो। बट आगे चल के तो ये हम्म। प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी ना, एक दिन की तो छुट्टी मांगती है हर यार पर कोई। मैं अभी कायदे से मैं 20 का हूँ, तो समझ लो ये फैमिली वैमिली वाली है, तो 7-8 साल तक मेरे को ऑब्वियसली नहीं है। तो हाँ। मैं 8 साल के बाद की प्लानिंग अभी से ऑब्वियसली नहीं करूंगा। समझ रहा हूँ। और सेम जो मैंने फुल टाइम लिए भी है वो हम्म। एटमैक्स 22 या 23 साल के हैं अभी, हम्म। तो उनको भी 4-5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो सब भी डेडिकेट कर सकते हैं पूरा। सो हाँ। बाकी मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अब इतना ज़्यादा काम होता है एडिटिंग का, तो एक क्रिएटिव जॉब में बर्नआउट बहुत होता है, तो इसको कैसे टैकल हाँ, किया जाता है?
या अगर किसी एडिटर हाँ का हो रहा है तो कि यार कुछ आइडिया अगर नहीं आ रहा, ये चीज़। हम्म तो एक सेट ऑफ वेकेशंस है हमारे में अच्छा। कि और वो स्पॉन्सर्ड भी रहती हैं हर 3 से 4 महीने में। अगर हमारा कोई भी एडिटर जिसको बर्नआउट फील हो रहा है, हम्म। तो जैसे गोवा की हम लोग ने उसको फ्लाइट वाइट सब कुछ करा के दे दी, मस्त चिल कर हम्म। कर आए। उसको सात वाह। दिन दिए जाते हैं आराम से हाँ। कि वो मस्त घूम कर आ जाए, और फिर हाँ। उसके बाद आराम से वो कर सकता है। हम्म। अभी वैसे मेरी थोड़ी ग्राफिक के सेशन में ही, थोड़ा रणवीर से बात हो हुई थी, उसमें उनके साथ क्लास हुई थी, तो उसमें हम्म, वो बता रहे थे कि यार अगर आप हायर कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो हम्म, मतलब उनसे उनको एज अ फैमिली मत लो, एज अ स्पोर्ट्स टीम लो, कि अगर तुम हाँ कैपेबल सही हो बात। तो रुके हो, नहीं हो तो बाय बाय। तो क्या सही आपके साथ बात है। ऐसा हुआ था कि कभी फायर करना पड़ा, और कैसा रहा वो? लकीली ऐसा नहीं हुआ है कि 1 महीने के इंटर्नशिप के बाद ही ये वाला काम हो जाता है कि अगर आप फिट नहीं हो तो आपको हटा दिया जाता है 1 महीने बाद। हम्म। उसके बाद तक मतलब मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि सभी अच्छे निकले सरप्राइजिंगली। यहाँ हमारे हम्म। यहाँ का वर्क कल्चर इतना अच्छा है कि उनको रहना ही पड़ता है यहाँ पे। हम्म। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि फायर करना पड़े उसके बाद। तो वर्क कल्चर कैसे मेंटेन किया हुआ है ऑनलाइन वर्क में? हाँ तो वही है ना कि हम लोग उनको बर्नआउट नहीं होने देते। बर्नआउट। और जब उनका मन है काम करने का, तो हम्म। वो 2-2 3-3 वीडियो भी कर देते हैं एक दिन। हम्म। तो उन लोगों को चाहिए कि हम लोग ओवरलोड भी नहीं करना चाहते, तो हम लोग इसलिए भी लिमिटेड यूट्यूबर्स के साथ काम करते हैं। और हम लोग हायरिंग भी उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि छोटी टीम को मैनेज करना ठीक है, आसान हम्म। है। एक कम सेट ऑफ यूट्यूबर्स को मैनेज करना आसान है। हम्म। पर क्लाइंट बेस भी बढ़ा लें और हम्म। एडिटर्स भी बढ़ा लें तो हम्म। उतना ही वर्कलोड हो जाएगा, और उतना ही वर्कलोड उनके ऊपर भी ट्रांसफर होगा। तो बिल्कुल। वो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो हम लोग बहुत धीरे 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 करके प्रोसीड कर रहे हैं इस चीज। तो इसमें थोड़ी सी शायद आगे चल के स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आपको दिखती है, क्योंकि जैसे अगर एक एडिटर है वो दिन के 2 वीडियोज एडिट कर रहा है, अगर आप चाहते हो दिन के 10 हो, हम्म। तो उसके लिए आपको 5 एडिटर्स रखने ही पड़ेंगे। इसमें कोई कुछ जैसे हाँ तो टेक नहीं ऑलरेडी है मेरे तो। पास 10 हैं। हाँ। तो शायद ये मतलब हाँ थोड़ा तो एक 20। लिमिट आ जाती है ना कहीं पे, एक टाइम पे, कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी लीनियर हो हम्म, जाती है, कि जैसे जैसे अभी 10 से 20 वीडियोस एडिट होते हैं। ठीक है। आप वैसे पर बता दिन दो के। क्या बोल रहे थे आप। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने बीच में किसी पॉडकास्ट में सुना था, मुझे थोड़ा कम याद है, उसमें यही था कि हम्म। अगर आपकी जो वर्क है, अगर वो डायरेक्टली हम्म। प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो आपकी ग्रोथ लीनियर रहेगी। बट अगर आप एक हम्म। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, तो आपका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके रेवेन्यू को या रिजल्ट्स को। तो मेनली जो टेक हाँ कंपनीज तो में होता है। उसके हम्म। और भी मतलब ऐसा है ना कि ये एडिटिंग वाला ही सेक्टर एक है जिसमें आपके एम्प्लॉयज के ही ऊपर सब कुछ है। हम्म। ठीक है। पर हम लोग एक्सपांड और भी बहुत सारी चीज़ों में करना चाहते हैं जो हम 3 जने ही करें। मतलब जैसे आपका, आपने मीडिया हाउसेस देखे होंगे, जैसे रणवीर की एंटरटेनमेंट है, आईप्लेक्स मीडिया है। हम्म। तो ये क्या है कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज है। तो अभी हम लोग उनमें भी एक्सपांड करने का सोच रहे हैं। उसमें क्या है कि हमको एम्प्लॉयज़ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। वो फिर हमारा जो नेटवर्क बेस है और सब कुछ है उसके ऊपर वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये बिंज मीडिया में आप तो जैसे अकेले फाउंडर हो या फिर मल्टीपल फाउंडर्स हैं? नहीं, फाउंडर तो मैं अकेला हूँ। अच्छा। फिर एक लेयर से हाँ कि हाँ। उसके बाद फिर वो मेरे दो जो एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उसके बाद बाकी सब। तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा काम करवाने में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि दोस्ती शुरू में बीच में हुई आ गई थी। कभी वर्क में? शुरू में हुई थी और शुरू में हुई थी और मतलब बीच बीच में अगर जैसे उसको जबरदस्ती की छुट्टी चाहिए हो हाँ। तो थोड़ा होता है कि यार मतलब ठीक है दोस्त है यार, कर ले। नो उन लोगों को, एम्प्लॉयज को ठीक है, उन लोगों को बर्नआउट होता है, वो लोग जा रहे हैं ठीक है। पर हम लोग तो यार अभी एक तरह से देखा जाए तो बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं। कुछ हाँ। भी नहीं है जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यार उस हिसाब से तो हम लोग को तो यार 24/7 काम करना ही है, चाहे वो लोग हॉलीडेज में जाए। हम्म। तो तब थोड़ा लगता है, पर ठीक है यार, सबको ही बर्नआउट सा फील होता है, सबको थोड़ा हम्म। सा मेंटल स्पेस चाहिए ही होता है। कभी जैसे तो बर्नआउट के बोल अलावा देते हैं कभी ठीक। वर्क में कभी प्रॉब्लम आई, जैसे कि किसी का मन नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं कर रहा काम, या ऐसा कुछ दोस्तों में कभी ऐसा? नहीं तो एज इन दोस्तों में तो नहीं होता ये कभी, हम्म। क्योंकि जिस विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं वो विजन मतलब मेरे को नहीं लगता कि इस मीडिया इंडस्ट्री में है।
जैसे हमारा विजन सिर्फ यूट्यूबर्स को से प्रॉफिट नहीं कमाना है, हम लोग को उनकी ग्रोथ चाहिए। इसलिए हम हम्म। लोग उन्हीं यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास थोड़ी लॉयल फॉलोइंग है, जो अ, जो जो आपके नेक्स्ट सीरियसली लेके मिडपाइट काम कर बन रहे हैं शायद सकते हैं। थोड़ा। हाँ, तो क्या है कि हम लोग उनकी ग्रोथ का पार्ट होना चाहते हैं, हम्म। हम सिर्फ उनसे पैसे कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं है। हम्म। ये काफी सही लगा मतलब मेरे को, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप वैल्यू दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम मनी, अपार्ट हम्म, फ्रॉम दिस सर्विस वगैरह, लेकिन अगर आप दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो आपको मिलती है, ऑलमाइटी या सही बात है। यूनिवर्स से आपको मिलती है। और अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना, तो वो काम बहुत टेम्परेली होता है। जैसे हम्म। मैंने आपको बताया कि आप एज अ फ्रीलांसर किसी को लूटने नहीं जा रहे हो, ठीक है। हम्म। आप जो आपका टाइम है उस हिसाब से आप उसको मनी चार्ज कर रहे हो, जो इंडस्ट्री रेट्स पर ही होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, बहुत ही ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, हम्म। और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको ओवर चार्ज कर रहे हो, तो वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। अब हम्म। लॉन्ग टर्म में कभी भी जो वेल्थ एक टर्म है ना, वो आप हाँ। जनरेट नहीं कर पाओगे उस चीज़ से। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट, और हम्म। वो ऊपर टेम्पररी बेसिस पे हमको नहीं करना कुछ भी। वी आर बिल्कुल। हेयर फॉर अ लॉन्ग। तो इसमें जैसे फ्रीलांसर्स को कैसे पता लगेगा कि उन्हें कितना चार्ज करना चाहिए, जो कोई नया बंदा है सपोज? तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना चाहिए जो पहले से एक्सपीरियंस हो, कि वो कि वो कितना। कितना चार्ज कर रहे हैं, किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं। हाँ हाँ। और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि, और फिर फ्रीलांसर्स जो बहुत बिगनिंग स्टेज पे हैं, उनको हम्म। ऑब्वियसली कम चार्ज करना चाहिए ताकि उनका एक्सपीरियंस बढ़े। हम्म। जैसे मैंने खुद ने तो कुछ कम चार्ज किया ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा फ्री में काम कर फ्री में लेता कर था। रहे हो आप तो, हाँ। हाँ, और फिर तो उससे एक्सपीरियंस बना, नेटवर्क बना, फिर उसके हम्म। बाद मैं इंडस्ट्री रेट पे चार्ज करता हूँ। या कुछ कुछ लोगों से, तो अगर सीरियसली बताऊँ तो मैं इंडस्ट्री रेट से कम में भी चार्ज करता हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरे को हम्म। पता है कि उनकी ग्रोथ कैसी है और हम्म। कहाँ पे वो पहुंचने वाले हैं। हम्म। और बाकी ये भी है ना कि अभी थोड़ा कम चार्ज कर लो, बट जब वो भी ग्रो करेंगे तो वो भी खुशी खुशी और देने को तैयार हम्म, होंगे इंडस्ट्री रेट्स पे ऐसे। हाँ, इसलिए जो हम लोग करते हैं ना, कि हम लोग मंथली चार्ज करते हैं उनसे। इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है कि आपने एक वीडियो बनवाया हम्म। और आपने चार्ज कर दिया उनसे मंथली चार्ज, या आपके 2 या 3 महीने में चार्ज करने से फायदा ये है कि उस यूट्यूबर ने उसको वीडियो भी बना दिया, उसको यूट्यूब पे भी डाल दिया, उसके पास जो भी स्पॉन्सर है उससे भी उसके पास पैसा आ गया, फिर उसके बाद मंथ में जो उसका बना उसके हिसाब से उसने फाइनेंसेस हाँ। मैनेज किया अपने, और फिर हम्म। हमें पैसे दिए। तो हम्म। उससे क्या है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे उनको लूटने नहीं आए, हम्म। हम उनकी हेल्प करने आए हैं। तो हम अगर उनसे पर वीडियो चार्ज करने लगेंगे तो उन्हीं को दिक्कत होगी। तो हम्म। हम उनके बेसिस पे भी बहुत चलते हैं, बल्कि हम लोग को खुद को, अपने एम्प्लॉयज को उनके पैसे आने से पहले ही पेमेंट करना पड़ता है। तो आप अपने पास से देते पर हो? हम, हाँ, तो हम लोग को एज एन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम्म। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे ही लॉयल हैं हमारे पास, और हम उनके लिए लॉयल हैं। तो ऐसा हम्म। कभी हुआ नहीं है 4-5 दिन का, 7 दिन का गैप हो गया उनका, कि उनके पास पेमेंट थोड़ी लेट आ रही है, उन्होंने बाद में दे दी, कोई दिक्कत नहीं। हम हम्म। लोग ने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया होता है। हम्म। तो मैं थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने भी स्टार्ट की वीडियो एडिटिंग, आपने तो थोड़ा बाय चांस भी हो गया कि आपने एक वीडियो एडिट करनी थी आपको अपने ट्रैवल की, एंड उसके लिए आपने सीखी। हम्म, तो बाकी जो कोई हाँ, नया बिगिनर है वो कैसे घुसे वीडियो एडिटिंग में, कैसे सीखे? यार हर एक चीज यूट्यूब पे है। मतलब हाँ। टीचर्स डे पे ना, तो मैंने हैप्पी टीचर्स डे तो यूट्यूब को ही किया है कायदे से, क्योंकि बिल्कुल। जितना यूट्यूब ने सिखाया ना और कोई नहीं सिखा सकता। जब मैं हम्म। टेक वीडियोस भी बनाता था तो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपकी यूट्यूब से ही आती थी उसको। हम्म। तो यार यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। मैंने ऐसे एक और चीज चालू की है जिसको मैं रिवील नहीं कर सकता, पर वो काफी ज्यादा टेक्निकल है। तो हम्म। उसमें आपको आपके सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, आपको हार्डवेयर की नॉलेज चाहिए। तो वो मेरे को जीरो है बिल्कुल वो उन टर्म्स में। तो मैंने यूट्यूब से देखा, हर एक चीज़ आ गई आज के टाइम पे। वो मेरे को बहुत मस्त रिटर्न्स दे रहा है। और अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि मैं जितना भी अभी कमाता हूँ उसका 50% अपना फाइनेंस पे डाल देता हूँ, जो इन्वेस्टिंग एज इन, जो मेरे को आगे चल के रिटर्न्स देगी। जब हम्म। मेरे को अगर कुछ नया स्टार्टअप चालू करना होगा, या फंड रेज करने हुए, या मतलब खुद की कंपनी कोई बूटस्ट्रैप के लिए थोड़े और फंड्स डालने पड़े, तो उसके लिए वो काम आ जाएगा। तो उसके लिए भी मैंने सीखा यूट्यूब से ही है। हम्म। तो बाकी कैसे मैनेज करना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स को फाइनेंसेस, कॉलेज में जो है, या कुछ थोड़ा थोड़ा फ्रीलांसिंग से अर्न कर रहे हैं?
हम्म। तो उनको यार देखो, जो फ्रीलांसिंग में चालू करते हैं तो उनको शुरुआत में तो अपने इक्विपमेंट्स में थोड़ा देखना चाहिए कि जो उनकी फ्रीलांसिंग के लिए काम आएंगी चीजें, उनके लिए तो वो मतलब पे खुद से करेंगे। जैसे ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर्स। वो अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर हो गए आपके या कैमरा हो गया, उसके लिए आप सेव करना। सबसे बड़ी बात है, आप सेव करना सीखो। इन्वेस्ट करना उसके बाद आप सीखना। पहले अगर आप हम्म। सेव करने लगे ना, तो आप उन्हीं चीजों से आप चीजें खरीद सकते हो और फिर अल्टीमेटली जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि इन्वेस्ट आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आज आपने 10 रुपए डाले तो 20 दिन में वो डबल हो गए। ऐसा नहीं होता उसमें। वो अगर आप वॉरेन बफेट का भी रिटर्न देख लो जो 25% है, तो आपके 3.5 साल में वो पैसे डबल होते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म विजन से होती है। तो फ्रीलांसर्स को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स ने लेके दिए उन्हें, तो उन्हें रीपे करें। हम्म। यार हम लोग ये चीज इंडिया में है ही नहीं कि आप पेरेंट्स ने आपको दिला दिया तो आपने सोचा यार ठीक है यार, अब जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो अपने और किसी चीज में लगा दूंगा। हम्म। पर ऐसा नहीं होता। आप अगर आप उसको रीपे करोगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली इन लाइफ तो आप हर एक चीज रीपे कर ही नहीं सकते अपने पेरेंट्स को। हम्म। तो जो आप थोड़ा बहुत जो आप कर सकते हो वो आप कर लिया करो। चाहे कि और पहली इनकम तो हमेशा ही अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए। उससे क्या रहता है कि उन्हें भी एक चीज हो जाती है कि यार ये कुछ अच्छा कर रहा है। हम्म। और जो भी आपकी प्लान्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझते हैं अभी कि मेरे को एडिटिंग में जाना है या इस चीज में जाना है या उस चीज में जाना है, तो आप 1-2 घंटा उनके साथ बैठो, उनको समझाओ। और अब तो ऐसा है ना कि कोई फील्ड रह ही नहीं गई है कि जिसमें आपके पास कोई ऐसा सक्सेसफुल आदमी ना हो। तो अब उनको ये 1-2 घंटा बैठकर समझाओ कि ये सक्सेसफुल था, उसके पीछे का ये कारण था, मैं ऐसे कर सकता हूँ उसे। बाकी तो आई एग्जाम्पल के थिंक अलावा कि भी शायद एक बढ़िया हम्म, वो है कि आप रिजल्ट्स भी दिखा सकते हो, कि थोड़ा आप हाँ सर नीचे करके चुपचाप काम करते रहो अपने फ्री टाइम में पढ़ाई के अलावा या ऐसे हाँ। धीरे धीरे। और जब रिजल्ट आ जाए, कुछ हम्म, आपने अर्न कर लिया या फिर आपने कहीं पे जो भी आपका काम है उसका जो भी रिजल्ट है, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है वो हम्म, एक बार दिखाओ। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ यार ये चीज हमारा बच्चा जो इस चीज में अच्छा है, तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। हम्म, हर कोई मतलब सही यही बात चाहता है है। कि अपने बच्चे के लिए जो है एक स्टेबल लाइफ हो, खुद कमा खा सके। हाँ, मेनली बस वही चीज़ है, अगर आप ये चीज़ दिखा सकते हो उनको तो शायद वो नहीं रुकेंगे। सही बात है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए गलत नहीं चाहते। हाँ। सो अब बाकी फाइनेंस की ही बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या सोर्सेज में कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आजकल क्रिप्टो बहुत चल रहा है, और पिछले एक साल से स्टॉक हम्म, मार्केट बहुत चल रहा है, स्कैम 1992 के बाद। तो हम्म। क्या है आपके हिसाब से सोर्सेज? मेरे हिसाब से तो एक लर्न ऐप करके है, जिसमें उनका कुछ ईयरली कुछ सब्सक्रिप्शन है। पर उसमें वो आपको सिखाते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग भी सीखनी है, और ये हाँ जिसमें मेन स्पॉन्सर पैसा नहीं होता है, है। मैं ये बताना हाँ, चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर नहीं नहीं है है ये। किसी। हम्म। हाँ, मैं रैंडमली बता रहा हूँ जो मैं खुद कर मतलब मैंने शुरू में अपना देखा था कि कैसे मैं सीख सकता हूँ। क्योंकि यार इन्वेस्ट आपको करना है ना, तो आपको सीखना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि द मनी यू सेव इज द अल्टीमेटली द मनी यू हैव या यू हैव कंपाउंडेड। ठीक हम्म। है। तो जो आप अभी सेव करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे, वो ऑब्वियसली अभी आपको नहीं मिलेगा, तो 3 साल बाद वो आपको डबल होकर तो मिलेगा ना। आपका मेन मोटिव जो इन्वेस्ट करने का होना चाहिए कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है बस। हम्म। कि पिछले साल जो 100 रुपए थे, अगर आपको पता हो तो वो 6 से 7% की आप 6% ये ले इन्फ्लेशन लोगे, मान लो। आप महंगाई ले लोगे, तो आप 106 रुपये हो गए वो। हम्म। तो अगर आपके पास पिछले साल के 100 रुपये रखे हैं, तो वो अभी 106 हो गए ना। मतलब उसकी कीमत उनकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो कम गई। हो गई। हम्म। हाँ। तो आप सिर्फ उसी बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपकी उसकी वैल्यू होती रहे। क्योंकि अगर आप एफडी में पैसे डालते हो, तो उनकी भी शायद 6% का ही रिटर्न होता है, अब जिसमें तो और भी आपको कम हो गया 3-4% एफडी मिलता है मुश्किल तोड़वाने से। पे। हाँ, तो एफडी तोड़वाने पे भी आपका शायद 1% कम होता है। और टैक्सेस उस पर 2% लगते हैं। तो बेसिकली एफडी तो मत ही कराना। ठीक है। और अपने पेरेंट्स को भी बोलना कि एफडी ना करें। हम्म। क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग की जो बात है, तो मेरे हिसाब से आपका 10 से 20% से एलोकेशन ज़्यादा ना हो। जो मतलब पूरे अगर इन्वेस्टिंग आप, पोर्टफोलियो का। हाँ, 25 to 30 के ऊपर हो आप, तो अगर आप अपने 20s में हो, आप 25 से कम है, तो आपका 30 to 50% अगर पोर्टफोलियो क्रिप्टो में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये बोलूंगा कि क्रिप्टो में आपको एसआईपी करनी चाहिए रादर देन वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हम्म। क्योंकि क्रिप्टो ऐसा है कि आपका एक साइकिल में चलता है। तो एक बार अगर एसआईपी आप भी अच्छे समझा से दो पढ़ोगे लोगों को। क्रिप्टो के बारे में,
हाँ, SIP तो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ही होगा कि आप रोज 100 रुपए 150 रुपीज, मेरे हिसाब से 155 पे वोल्ट करके एक ऐप है क्रिप्टो का, उसमें आप रोज के 155 रुपीज डाल सकते हो क्रिप्टो में, जो भी आपको चाहिए, जो भी कॉइन्स आपको चाहिए। बिटकॉइन का क्या है कि आपका एक हैशिंग पीरियड होता है। साइकिल हैशिंग समझ लो। पीरियड क्या होता है कि जो माइनर्स होते हैं ना आपके, उनका जो उनको रेवेन्यू मिलता है वो हर 3 से 3.5 साल में वो हाफ हो जाता है। जैसे आपका 2011 या 13 के आसपास आपको एक बिटकॉइन मिलता था एक दिन में आपका माइनिंग माइन करने में। करने में, और आज तो शायद 0.0001 बिटकॉइन कुछ मिलता है। तो ये क्या है कि हर 3 साल में इसका रिवॉर्ड सिस्टम आधा होता जाता है, और भी जितने माइनर्स बढ़ते हैं उसमें, तो उसके कारण भी आपके बिटकॉइन की वैल्यू कम होती जाती है, मतलब बिटकॉइन की जो रिवॉर्ड वाली वैल्यू है, हाँ। जो आपको रिवॉर्ड में मिलता है माइनिंग पे। तो उस हिसाब से क्या है कि आपके हर 3 साल में एक ऑल टाइम हाई होता है बिटकॉइन का, ठीक है, और उसके लगभग 1.5 ईयर to 2 ईयर में उसका एक लोएस्ट रहता है, ठीक है। तो अब अगर आपको इतनी पूरी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में, तो यू कैन प्रेडिक्ट द टॉप, नीदर यू कैन प्रेडिक्ट द बॉटम। तो आप हम्म। बेस्ट क्या कर सकते हो कि आज से ही आप SIP करना चालू कर दो, और म्यूचुअल फंड पे SIP मत करके उसमें SIP करो। तो उससे ये फायदा होगा कि अभी आपको फंड की जरूरत नहीं है, पर आपको ये पता है कि उसकी साइकिल के हिसाब से 4 साल तो आप मान के चलो कि उसका एक नया ऑल टाइम हाई तो होगा, ठीक हम्म। है। तो अगर आप 20 SIP करते हो तो आपका जैसे 7 गुना होता है अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट से बिटकॉइन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, अच्छा। तो वो आपको 7 गुना नहीं मिलेगा, पर आपको SIP के थ्रू वो 4.5 गुना मिलेगा। तो ये यू आर कैलकुलेटेड है पूरा। ऑब्वियसली, हाँ, ये मैं कैलकुलेट किया था। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा कि आप मिस आउट भी नहीं कर रहे हो क्रिप्टो में, हम्म। क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिप्टो में पैसे गंवाते ही हैं। हम्म। क्योंकि क्रिप्टो में लोग वो पैसे डालते हैं डबल ट्रिपल चौपल 10 गुना होने के लिए, और वो आधे होके वो लोग निकल जाते हैं। जबकि अगर अच्छा। उनको ये समझ में आ जाए कि, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि क्रिप्टो की जो हाइप बनती है वो उसके ऑल टाइम हाई पे बनती है, हाँ। और अगर आप प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई से जब वो करेक्शन लेता है 1.5 ईयर बाद, तो वो 83% नीचे गिरता है। तो 83। अगर आप, हाँ, और अगर आप टाइम नहीं कर पाते हो मार्केट को, और आप इकट्ठा पूरा पैसा लगा देते हो और उसके ऑल टाइम हाई पे, तो आपने जो 100 रुपए डाले वो अब 17 रुपए हो गए। हम्म। वो अलग बात है कि अगर आपका विजन 5 साल का है तो वो 17 आपके वापस 100 से ज्यादा बढ़ जाएंगे, हम्म। क्योंकि हमेशा जो ऑल टाइम हाई होता है वो बढ़ता ही जाता है, वो लगभग उसके 2 या 3 गुना से ज्यादा ही होता है। तो उस हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप उस पर SIP करो, और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसमें आपको ये शिवा इनू, जो डोज कॉइन आपको लगता है, एक तो बेसिकली उसके लिए एक बहुत बड़ा आपका इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जो उसको पंप कर रहा हो, जैसे इलॉन मस्क ने पंप किया था डोज कॉइन को। तो शिट कॉइन्स में मत डालो, हम्म। बिटकॉइन में बहुत स्कोप है, ठीक है। और फंडामेंटल्स भी पूरे आपके बिटकॉइन, इथेरियम, आपका मैटिक, इन्हीं सबके हम्म। फंडामेंटल्स कॉइन पे डालो। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी पेनी स्टॉक खरीद लो आपके पूरे पोर्टफोलियो की, तो आप क्या खरीद लोगे? क्या नहीं खरीदोगे ना जब तक आप फंडामेंटल्स नहीं देखोगे। अब रिलायंस बल्कि प्रेफर करोगे, जिसका बिल्कुल। आपके फ्यूचर देखता है, भली वो सबसे बड़ी थोड़ा कंपनी है आपकी, स्लो चलता है शेयर, मतलब भले ही थोड़ा हाँ, कंसोलिडेशन में ज्यादा हो, बट स्टिल। हाँ, पर वो फंडामेंटली बहुत अच्छा है ना। हम्म। वैसे ही बिटकॉइन के भी साथ है। और बिटकॉइन का अगर आपको ये लगता है कि वो एक प्रकार का बबल है, तो वो बिल्कुल नहीं है। जो आपका प्रीवियस अगर थोड़ा हिस्ट्री देख ले अपन, तो सबसे पहले गोल्ड यूज होता था रादर देन आपका ये रुपीज डॉलर कुछ भी नहीं बना था। जो आपकी डॉलर की भी वैल्यू पहले एस्टिमेट की जाती थी, तो वो गोल्ड के ही हिसाब से होती थी। पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका कुछ भी, जैसे इंडिया को लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, तो उसके बदले क्या है कि उसको INR की वैल्यू थोड़ी कम करनी पड़ती थी डॉलर के कंपैरिजन में, जब डॉलर आपका मेन करेंसी बन गया तो अब उसको कम करनी पड़ेगी। तो उसके कारण वो लोग क्या करते थे, उसकी सप्लाई भी बढ़ा देते थे INR की, हम्म। ताकि उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाए। तो अब पूरा जो इस पूरे की सप्लाई है वो आपके गवर्नमेंट के पास है। तो आपका जो पैसा है वो जबरदस्ती वो मतलब आपका कमी होते जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। पर अगर आपके पास वही गोल्ड हो तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, प्लस वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छा है। पर हम्म। दिक्कत ये हो गई है आपकी, क्योंकि गोल्ड है, अब उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तो दे नहीं सकते किसी को एक्सचेंज के लिए। और तो उसके बदले अगर आप बिटकॉइन को यूज करोगे तो आप आराम से उसको ट्रांसफर कर सकते हो,
और भी एक चीज है, अगर आपने कभी भी यूएस में पैसे भेजे होंगे तो उसमें एक ट्रांसफरिंग फीस होती है आपके बैंक्स की, और एक डॉलर में आपको चेंज करने की भी फीस होती है, जो आपको शायद जो यूट्यूब से इनकम आती है उसमें भी वो फर्क पड़ता है। तो बिटकॉइन में यही फायदा है कि यहाँ से बैठ के आप यूएस में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, पर उसकी ट्रांसफरिंग फीस बहुत कम है। तो आपको वो गोल्ड वाली चीज भी हो गई, आपको हम्म। ट्रांसफरिंग वाली भी चीज हो गई, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप आज भी बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना है, तो आप ऐसे देख लो कि बिटकॉइन की अभी टोटल मार्केट वैल्यू है $1 ट्रिलियन, ठीक है। और गोल्ड की अभी आपकी मार्केट कैप है 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन अपने 1/10 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अच्छा। और वो जब तक वो गोल्ड की वैल्यू तक पहुंचेगा तब तक गोल्ड की भी थोड़ी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। हम्म। तो जो बिटकॉइन की अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू जो कहलाती है, तो वो आपकी उस रेट पे है। तो अगर आप आज भी इन्वेस्ट करते हो और उसको छोड़ देते हो, आप वॉलेटिलिटी नहीं देखते हो, तब भी वो आज से आपका इन लॉन्ग टर्म 10 गुना तो होना ही है। हम्म। तो बिल्कुल। आप वो वाले विजन से करो, आप ये सारी चीजें समझ के करो। सिर्फ एक का 10 नहीं होता क्रिप्टो में, वही। एक का 1/10 हो जाता है। बिल्कुल होता है। और थोड़ा ना ये क्रिप्टो की एप्स को भी ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो की एप्स में जैसे यूज करता हूँ कि एक स्वाइप किया हम्म, खरीद लिया, एक स्वाइप किया बेच दिया। इतना आसान स्टॉक मार्केट की एप्स भी नहीं होती जितनी क्रिप्टो की होती है। तो ये सबसे बड़ा, सही बात। सबसे गंदा खेल है ये एक तरीके से, जो इसे रेगुलर कर रहा है। जो इसे मतलब रोज उसको नशा चढ़ गया कि खरीदो बेचो, बंदर की तरह लगा हुआ है कि हम्म, खरीद बेच, तो वो सबसे गंदी चीज है। हम्म। थोड़ा मतलब वो तो चाहते और हैं कि ज्यादा ट्रेडिंग, खरीदो बेचो। अगर आपको उसमें पैसा कमाना है ना, तो मेन तो ट्रेडिंग होती है। पर ट्रेडिंग में जब तक आपको टीए नहीं आता है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, तो तब ऐसे बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि मैं अभी ले लेता हूँ, वो हाँ। 10 मिनट बाद इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा। आप ग्राफ अगर स्टडी कर ही नहीं सकते, तो आप ले बेस तो ये वाला काम कर ही नहीं सकते, और क्योंकि उसमें ऐसा हो इन्फ्लुएंसर्स की सकता है एडवाइस पे भी कि नहीं ले आपने, सकते, हाँ, क्योंकि ऐसा आपको ये नहीं हो पता। सकता है कि आप 5 दिन आप 100 रुपये कमाओगे, पर छठे दिन पे आप -1000 हो जाओगे, हम्म। और वो -1000 आपको टोटल पोर्टफोलियो में माइनस कर देगा। हम्म। फिर आपका मन नहीं करेगा, तो आपके लिए फंडामेंटल्स फिर जीरो हो गए। तो हम्म। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, और बेस्ट है SIP करो। हम्म। और बेसिकली मैं तो बोलता हूँ 50% आप बिटकॉइन और इथेरियम में ही अपनी एलोकेशन डालो। और हम्म। फिर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो आपके नेक्स्ट इथेरियम किलर हैं, या वैसे जैसे कार्डानो एक है, आपका मैटिक एक है, सोलाना है, बैट, ये बहुत सारे बेसिकली। कॉइन्स हैं। हाँ। हाँ, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उनका भी फंडामेंटल स्टडी करने के बाद ही। हम्म। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2013 में आपका बिटकॉइन के अलावा और कोई भी कॉइन नहीं था, इथेरियम भी नहीं था तब। तो और फिर 2017 में इथेरियम की वैल्यू थोड़ी बढ़नी चालू हुई। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे कॉइन्स खुले, मतलब मार्केट में आए, और फिर वो खत्म हो गए, उनकी वैल्यू जीरो हो गई। तो आप फंडामेंटल स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉइन्स के लिए, अगर आप उनको 5 साल के विजन के हिसाब से देख रहे हो हम्म। तो उनके आप जरूर वो भी देखो कि कौन उसे, उसका कौन CEO है, कौन उसे मैनेज कर रहा है। और बिल्कुल। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें तो ऐसा है कि आप उसमें पहले पैसे लूज करोगे ही करोगे। ये स्टॉक मार्केट को बनाया ही ऐसा गया है कि अगर आप नए हो तो आप पैसे लूज करोगे, क्योंकि हम्म। आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते उसमें। क्योंकि आप अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ 20 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि अगर मैं 50,000 डालूं, तो आपको 2-3 महीने या साल भर में आपको वो 1 लाख बन जाए, ठीक है। हम्म। जो कि ट्रेडिशनली नहीं होता, ये कोविड के कारण होता है, हाँ। ठीक है। तो बेस्ट वे है उसमें भी इन्वेस्ट करने का इस स्मॉल केस। स्मॉल केस क्या हम्म। होता है कि बहुत बड़े बड़े आपके जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका एक पोर्टफोलियो टाइप का बना रहता है। वो उसमें वो आपको वीकली या मंथली आपको बताते रहते हैं कि आपको किसके शेयर बाय करने, किसके सेल करने। और ये क्या है कि वो लोग सेबी रजिस्टर्ड रहते हैं, हम्म। तो वो ये सारी चीजें कर सकते हैं आराम से। और उसके लिए आप उनको पैसे भी कुछ देने पड़ते हैं, जैसे 12,000 रुपीज, जो सबसे फेमस है कैपिटल माइंड मोमेंटम करके एक स्मॉल केस है, तो उसका 12 महीने का 12,000 रुपये फीस के लिए। और फिर जो आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको पर वीक आपका रीबैलेंसेस होता है उसमें। तो वो बताते हैं आपको कि आपको किस शेयर को बेचना है, किस शेयर को खरीदना है। तो उससे क्या है कि आपको मनी लूजिंग टेंडेंसी खत्म सी हो जाती है एक प्रकार से, कि आप भले ही उसमें टेम्परली आप लॉस में होगे, पर क्योंकि आपका फंड एक फंड मैनेजर के पास है, एक सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर के पास है,
तो आपको ये पता है कि आप इन लॉन्ग टर्म आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। हम्म, बल्कि बिल्कुल। आप अभी अगर आप चालू करोगे तो आपको लगेगा यार ये 100 रुपए का शेयर है, मैं इसको खरीद लेता हूँ, रादर देन जो रिलायंस 2300 का मिल रहा है उसको। हम्म। तो आप पेनी स्टॉक्स में पढ़ोगे, उसमें आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर और आपको लगेगा यार ये तो जुआ है। हाँ, स्टार्टिंग में ना थोड़ी यही होता है, जब कोई नया बंदा घुसता है मार्केट में या तो क्रिप्टो में या स्टॉक में, तो उसका स्टार्टिंग 1-2 महीने ऐसा रहता है कि यार पैसे कमाना, जल्दी पैसे निकालने, लगाने निकालने, लगाने हाँ निकालने। जब उससे कुछ हो जाता है ना, 6 महीने 8 महीने, तब वो स्टेबलाइज हो जाता है। तब उसे पता है कि यार रोज रोज खोल के हाँ देखने की जरूरत नहीं है, एक बार डाल दिया हमने, छोड़ रखा है। हाँ हमें पता है कि ये कुछ नहीं होगा हम्म, इसका, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम्म, पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हाँ रहता है टाइम के साथ, इसलिए वो स्टार्टिंग में जो आता है वो थोड़ा सा गवाता ही है पैसे। और हाँ। वरना अगर स्मॉल केस भी बड़ी ऑप्शन है, और वरना इंडेक्स फंड्स भी मेरे हिसाब से मेरे को बढ़िया लगते हैं। जैसे वॉरेन बफेट तो हमेशा कहते हैं कि इंडेक्स फंड में ये दिक्कत है कि जैसे अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, तो स्मॉल केस क्या है कि आपका निफ्टी में भी इन्वेस्ट करता है, और आपका हाँ, मिड कैप में भी करता है, आपका स्मॉल कैप में भी करता है। बहुत डाइवर्सिफाइड है अगर वो। आप हाँ इंडेक्स फंड में सिर्फ करते हो तो दिक्कत ये है कि इंडेक्स ही अभी ऑल टाइम हाई पे है, हाँ। ठीक है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो सकते उसमें, आप पूरे इंडेक्स पे बैठ कर रहे हो, हम्म, ठीक है। और ऑल टाइम हाई पे किसी को ऐसे छूना तो मैं बोलूँगा थोड़ा सही नहीं रहता। हम्म, तो आप उसके कारण आप क्या कि स्मॉल केस में करोगे तो वो ओवर डाइवर्सिफाइड रहते हैं, वो हम्म, 20-20 स्टॉक को देख रहे हैं रोज के रोज, हम्म, जो उनके रेडार पे आता है वो लेते हैं। हम्म। वो फंडामेंटल स्टडी आपसे ज्यादा अच्छी कर सकते हाँ, बिल्कुल, हैं बस। वही है, सही है। सो बाकी थोड़ा सा कंटेंट पे वापस आते हैं। जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी टाइम से यूट्यूब देख रहे हो और बहुत क्रिएटर्स के साथ वर्क किया है, हाँ, तो आपके हिसाब से बहुत से क्रिएटर्स फेड भी हो रहे हैं, तो उनका क्या रीज़न है कि वो क्यों फेड हो जाते हैं, या क्यों उनका चैनल डेड हो जाता है? क्योंकि वो पैसा कमाने आ रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छा। सिंपल। हम्म, आप पैसा नहीं कमाने आ सकते यूट्यूब पे, क्योंकि देखो आप एक प्रकार से कम्युनिटी वर्क करने आ रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है। हम्म, पैसा इज द सेकंड थिंग जो आपके पास आता है वो कम्युनिटी वर्क करने में, हम्म, ठीक है। आप ये जरूर कर सकते हो कि आप किसी प्रकार के वीडियोस बना रहे हो और उसमें से आपको कोई स्टार्टअप आइडिया मिलता है, तो उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो, जैसे आपके फाइनेंस यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। हम्म, वो आपका फ्री वाला कंटेंट भी देते हैं एज अ कम्युनिटी वर्क, ठीक है। और आपका वो एक पेड वाला वर्जन भी रखते हैं कि अगर किसी को एजुकेशन पर्पज के लिए या थोड़ा कॉपी कैट बनने के लिए उनको देखना हो या उनसे कुछ सीखना हो, तो वो उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हैं। हम्म, पर आप सिर्फ एडसेंस पे रिलाय नहीं कर सकते, या फिर ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स आप जैसे बोल रहे हो कि फेड हो जाते हैं, तो वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स में करते हैं। तो अब स्पॉन्सरशिप अगर आपके पास बैटिंग एप्स की आ रही है हम्म, और आप वही वही कर रहे हो, तो यार हम एज अ व्यूअर भी समझ जाते हैं ना कि हाँ, सिर्फ आप पैसे के लिए ही आए हो इस इंडस्ट्री में। तो अगर व्यूअर को पता चल गया कि आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना है, हम्म, तो आपके जैसे 100 जने हैं जिनके वो हम्म, वीडियोस देख सकते हैं। जो पर्सनल कनेक्ट होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ। तो वो आप उस समय लूज कर देते हो जब आप पैसे के पीछे भागते हो। कोशिश करो कि ब्रांड्स वो हों जो ऑडियंस के लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ना कि उनसे पैसा हाँ, चूस और ले। खुद आपने ट्राई किया हो उस ऐप को। हम्म, ऐसा ना हो कि आप बस आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गया चलो ठीक है, उसकी बहुत बड़े से बड़े यूट्यूबर ने भी प्रमोशन कर दिया तो आप भी करें, ऐसा नहीं होता। अगर आप उसे पहले यूज करो, अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज है और आपको जो फॉलो करते हैं उनके काम की चीज है, हाँ। तभी आप उसे करो, नहीं तो कोई करने का सेंस नहीं। हम्म। बाकी मैं थोड़ा कंटेंट से रिलेटेड ये सवाल पूछना चाहता हूँ, टाइप ऑफ कंटेंट में। जैसे आजकल शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स तो बहुत चल रहे हैं, टिकटॉक। जैसे मेरी बात हो रही थी बीच में, एक योर पॉपुलर के सीईओ है, तो वो मेरे को बता रहे थे कि हम्म, जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ मार्केट में कि सबने उस पर कैपिटलाइज करने का सोचा, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गया, फिर सही बात। रील्स भी आ गया, और सबने हम्म, अपनी मौज, और सब सब आ गए, सब आ गए। तो अब इसमें फिर ये हमें एज अ कोर क्रिएटर हमें डर लगता है कि यार ये हम जो 10 मिनट 15 मिनट का कंटेंट बना रहे हैं, इससे कौन देखेगा? तो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री मतलब कहाँ जाएगी? इसमें हम जैसे बड़े लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का सर्वाइवल है, या फिर शॉर्ट पे ही सबको आना पड़ेगा? देखो जो आपका एंट्री होती है ना, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या है कि जो थोड़ा आपका थर्ड टीयर सिटीज सेकंड टीयर सिटीज में, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू फर्स्ट ईयर सिटीज, ठीक है। तो वो उनको कंटेंट का अवेयर कर रहे हैं एक प्रकार से, कि उनको पता चल रहा है कि ठीक है भाई ऐसा भी होता है कि यूट्यूब पे लोग शॉर्ट्स पोस्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो यूट्यूब पे आएंगे, ठीक हम्म, है। फिर जब वो थोड़ा उनका माइंडसेट बढ़ेगा कि यार ये हाउ टू वाली चीजें भी हैं यूट्यूब पे, तो वो शॉर्ट से फिर स्विच करेंगे हाउ टू वाली चीजों पे।
जब वो हाउ टू वाली चीजों से बेनिफिट उठाना चालू करेंगे तो फिर वो पर्सनैलिटी बेस्ड क्रिएटर्स को देखेंगे, या उनके डोमेन वाले, अगर गेमिंग हो गया तो उनको देखेंगे, जो उनको पॉडकास्ट हो गया पसंद तो है। पॉडकास्ट को देखेंगे। तो ऐसे धीरे 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 वो उस फेज पे आएंगे जहाँ पे वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखेंगे। तो यूट्यूब एज अ सर्विस कहला लो या ऐप कहला लो, तो वो वही देख रहा है कि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स कैसे ऐड कर सकता है। वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से कर सकता है, तो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से लोगों को लाएगा और धीरे 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 वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में उनको कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट के ऊपर ही है कि अगर किसी बंदे का इंटरेस्ट आ गया तो वो तो 1 घंटे लंबी भी देख लेगा, फिल्में भी देख लेगा, बट हाँ, थोड़ा। पर वो धीरे 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 माइंडसेट चेंज हाँ। होगा, वो अचानक से नहीं चेंज हो सकता। जैसे आप हम्म। बोल रहे हो कि वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो वैक्यूम क्रिएट ही इसलिए हुआ ना क्योंकि अभी तक उन लोगों का माइंडसेट इतना चेंज नहीं हुआ। हम्म। उन लोगों को अभी शॉर्ट वीडियोस चाहिए ही। और हम्म। ये भी अच्छी बात है कि यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गया, तो जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो हाउ टू वाले वीडियोस करते हैं या बाकी सारे जो क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी अपने शॉर्ट्स बनाएंगे। मतलब तो जो उन 60 लोगों को ये सेकेंड्स समझ में में आएगा। ज्यादा वैल्यू एडिंग कंटेंट करते वैल्यू हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, सिर्फ हाँ। नाच वाच के नहीं करते। हाँ, तो उन लोगों को ये समझ में आएगा यार सिर्फ इसमें नाचना नहीं होता, हाँ। इसमें ये सारी चीजें भी होती हैं। तो वो हाँ। उनको फॉलो करना चालू करेंगे। और देखो अल्टीमेटली जो यूट्यूब है ना, वो चाहता है लॉन्ग फॉर्मेट हमेशा चले, क्योंकि वो जो पैसा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से कमा सकता है वो शॉर्ट फॉर्म से कभी नहीं कमा सकता। क्योंकि ज्यादा उसे व्यूअर्स मोनेटाइजेशन के लिए अटेंशन आपको चाहिए। लॉन्ग टर्म। हम्म। हाँ, तो वो भी तो बस इससे वही बस चीज। व्यूअर्स ही ला रहा है, लॉन्ग कहीं जाने नहीं हम्म। वाला, बस शॉर्ट से आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे ज्यादा, फिर बाद में आप उन्हें हाँ कन्वर्ट कर लो। हाँ, ये अलग बात है अगर आप शॉर्ट्स को बिल्कुल मान ही नहीं रहे हो कि यार ये तो हट जाएगा, ये इट इज हेयर टू स्टे। और ये हम्म। हर एक में होने वाला है, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, आपका ट्विटर पे भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा। तो लिंक्डइन पे ये भी तो है। होना ही है, और अगर आप उस पर अडॉप्ट नहीं करते हो तो आप ही के लिए दिक्कत है। हम्म। तो बस यही था मेरे मेनली क्वेश्चंस होते। थैंक यू फॉर कमिंग, जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला बात आपसे। करके। हाँ, आई होप आपको भी अच्छा लगा ये पॉडकास्ट। अरे अरे, बहुत बहुत। हाँ, व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। Guys, मैं जॉन्टी के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा जाके। बाकी पॉडकास्ट को लाइक कर दो और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी पॉडकास्ट देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।